हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 12th क्लास सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो आपका दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्नों को लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो पहला प्रश्न है वो भी पूछा हुआ है, दूसरा प्रश्न है वो भी आपको पूछा हुआ है, तीसरा प्रश्न है वो भी पूछा हुआ है, चौथा प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जितना भी प्रश्न पहले पूछा हुआ है और इस बार बहुत ही ज्यादा पूछने की चांस है, उस सभी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके लाया गया है यहाँ पर दूसरा चैप्टर का। तो ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये आपका जो है ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, सभी प्रश्न का आपको आंसर फटाफट कमेंट करना है, जो भी नहीं बने उसको स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको 1 से 2 बार रिवाइज करना है ताकि ये सभी प्रश्न जो है आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर को पढ़ा चुके उनको जाके देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। देखिए, आप सबको तो पता ही है कि राजपूत हो गया, यादव हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सभी क्या है, जाति है। लेकिन शूद्र जो है वो जाति नहीं है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत लोग यहाँ पर गलती क्या कर देता है, निम्न में से कौन जनजाति है, जल्दी जल्दी में जनजाति है पढ़ लेता है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं है ना। नहीं को ध्यान से पढ़ना है। तो बताइए कौन जनजाति नहीं है। तो संथाल, मुंडा, नागा, ये सभी क्या है, जनजाति है। लेकिन रविदास जो है वो जनजाति नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी आपका 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन है। बताइएगा, ये जो जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत है, इसको कौन प्रस्तुत किया था, प्रस्तुतकर्ता यानी कि इनको प्रस्तुत करने वाला कौन है, उनका नाम क्या है। थर्ड का राइट आंसर आपको फटाफट कमेंट करना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर थॉमसन एवं रॉबर्टसन। जो भी वीडियो को लाइक नहीं कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे मतलब कि स्टूडेंट को पता नहीं कि यहाँ पर सोशियोलॉजी की तैयारी होती है और यूट्यूब पे भी आपको ज्यादा वीडियो नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, है ना। ज्यादा व्यू आएगा तो हम लोग भी ज्यादा करके बनाएंगे। तो चलिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो प्रस्तुत करता है यानी कि जो प्रस्तुत करने वाला है उसका नाम है थॉम्पसन एवं रॉबर्टसन। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, फटाफट हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है लगभग आपका 55 क्वेश्चन है। कितना है, 55। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट आंसर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। अब देखिए, नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है। नगरीकरण को जो मापने का प्रमुख पैमाना है वो क्या है। तो आप सबको पता है, नगरीकरण को मापने का जो प्रमुख पैमाना है वो जनसंख्या भी है, जनसंख्या का घनत्व भी है और आधुनिक मूल्य भी है। क्योंकि जब तक इन तीनों को अगर नहीं देखेंगे तो फिर जो नगरीकरण का जो प्रमुख मतलब कि जो नगरीकरण है उनको नहीं माप सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनसंख्या भी देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व भी देखते हैं, आधुनिक मूल्य भी देखते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नगरीकरण को मापने का ये सभी जो है पैमाना है। 4 का राइट आंसर डी। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि 2021 में पूछा हुआ है, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। बताइए, भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई। देखिए, मुस्लिम तो नहीं है, आप सबको पता ही है ना। बौद्ध, जैन, ईसाई में से कुछ आंसर हो सकता है, तो आपको राइट आंसर कमेंट करना है। जी बिल्कुल, राइट आंसर हो जाएगा जैन। ध्यान रखिएगा, भारत में अभी सबसे छोटा जो अल्पसंख्यक समूह है वो आपका जैन है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी सी लगाया है गजब है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। बताइए, भारत में निम्नलिखित में से कौन उच्च जन्म दर का जिम्मेवार है। कहने का मतलब है कि आखिर किसके कारण ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, यानी कि जन्म दर जो है वो ज्यादा है, जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक तेजी से तीव्र गति से बढ़ रही है। निम्न में से कौन सा कारण है। तो आप सबको पता ही है, शिक्षा का अभाव, ये भी एक कारण है। शिक्षा जितना होगी जनसंख्या उतना कम होगा। गर्म जलवायु, ये तो अभाव है। जैसे अफ्रीका में देखिए बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, है ना। जहां पर भी गर्म जलवायु है तो वहां पर जो बच्चे हैं, जो जन्म दर है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में सेक्स जो है वो ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बाल विवाह, बच्चे में शादी करना, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है जन्म दर का। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो जन्म दर का जो जिम्मेवार है वो तीनों है, शिक्षा का अभाव भी, गर्म जलवायु भी और बाल विवाह भी। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की वर्तमान आबादी कितनी है। फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। वर्तमान आबादी, ये 2009 का एनुअल एग्जाम में पूछा है, अभी आपका नहीं पूछा। अगर अभी पूछे तो 100 करोड़ से आपको ऊपर देना है, 1 अरब के ऊपर आपको राइट आंसर लगाना है। लेकिन 7 का राइट आंसर यहाँ पर भी वही होगा, यानी कि 1 अरब के ऊपर, है ना। 100 करोड़ बराबर 1 अरब। तो भारत की जो वर्तमान आबादी है वो 130 करोड़ लगभग है, समथिंग। तो अभी यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ 1 अरब के ऊपर, तो आपको राइट आंसर ए ही लगाना है। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपको देंगे 8, जो कि 2010 में पूछा हुआ था, निम्न में से भारत के किस राज्यों में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। साक्षरता दर अगर सबसे ज्यादा पूछे तो केरला, आप सबको पता है। लेकिन साक्षरता दर अगर सबसे कम पूछे तो ये भी आप सबको पता है, बिहार है। जी हाँ, बिहार जो है वो साक्षरता दर में सबसे कम है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि सबसे ज्यादा यूपीएससी जो है यहीं से निकलता है, लेकिन यहीं पे साक्षरता दर क्या है, सबसे कम है। देखिए कितनी बुरी बात है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 9, भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है। फटाफट आप लोग बोलते जाइए। 2011 में, 15 में पूछा हुआ है।
जनाधिक्य का जो मूल्य कारण है भारत में, उसका कारण क्या है? तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, है ना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर जनाधिक्य का मूल कारण यही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? फटाफट जवाब दीजिएगा। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? 99 में, 2000 में, 2001 में, 2002 में। 10 नंबर क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 2000 में। ध्यान रखिएगा, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है वो 2000 में घोषित की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? हमने हिस्ट्री में भी आपको ये क्वेश्चन पढ़वाया था। तो भारत में जो पहली बार जनगणना है वो कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत लोग यहाँ पर जो है, सॉरी फॉर दैट, बहुत लोग 1973 लगा रहे थे, जो कि बिल्कुल सॉरी, बहुत लोग जो है 1800 मतलब कि 73 लगा रहे थे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 1872 है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो प्रथम जनगणना है वो आपका 1872 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बहुत बढ़िया। 2021 का रोल एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, अब देखिए अल्पसंख्यक जो है एक क्या है? समाजशास्त्रीय संकल्पना है, या फिर एक गणितीय संकल्पना है, राजनीतिक संकल्पना है, या फिर मनोवैज्ञानिक संकल्पना है? तो फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, जो अल्पसंख्यक है वो क्या है? 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, वो है राजनीतिक संकल्पना। ठीक है, तो अल्पसंख्यक जो है वो एक राजनीतिक संकल्पना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, लैंगिक विषमता का जो संबंध है वो किससे है? फटाफट जवाब देते हुए चलिए आप लोग फटाफट कि लैंगिक विषमता का जो संबंध है वो किससे है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से भी और राजनीतिक मूल्यों से भी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगिक विषमता का जो संबंध है वो इन तीनों से है, सामाजिक मूल्यों से, आर्थिकी से और राजनीतिक मूल्यों से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14, किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? बताइएगा आप लोग फटाफट उसका नाम, कि किसने लैंगिक विषमता का 7 प्रकार के बारे में बताया है ना। 7 प्रकार के बारे में लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है। 14 का यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमर्त्य सेन ने, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमर्त्य सेन। तो इसी ने जो है लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से कौन अंतर का आधार है? ये क्वेश्चन जो है आपको हम पहले अध्याय में भी कराए थे, आप सबको पता ही होगा। ठीक है, पहले चैप्टर में, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। तो ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच कौन अंतर का आधार है? बताइएगा। तो जनसंख्यात्मक आधार भी है, समुदाय का आधार भी है, और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति है। वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। 15 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में से तीनों अंतर है। जनसंख्यात्मक आधार भी अंतर है, जनसंख्या भी कम ज्यादा होता है ग्रामीण और नगरीय में। नगरीय में आप सबको पता है बहुत ज्यादा होता है, ग्रामीण में कम होता है। समुदाय का भी आधार होता है, ग्रामीण में कम समुदाय होता है, नगरीय में बहुत ज्यादा। और सामाजिक गतिशीलता की तो प्रकृति होती है, शहर के लोग बहुत फास्ट होते हैं गाँव के मुकाबले में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने भी डी लगाया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, टी के उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? बताइए, टी के उम्मन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है? 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 आयामों को। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 17, रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? बताइएगा, रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का जो मूल कारण है वो क्या है? तो इसका जो मूल कारण है वो है पितृसत्ता। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक जो असमानता है उनका मुख्य जो कारण है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसके अनुसार? रेडिकल नारीवाद के अनुसार। तो ये क्या है? पितृसत्ता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 17 नंबर का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक वर्ग जो है एक समुदाय का कोई भाग है जो कि सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से जो बचा हुआ भाग है उससे अलग किया जा सके, ये जो कथन है वो किसका है? 18 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वो है मैकाइवर एवं पेज का, इसी का जो है ये कथन है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, यह कथन किसका है? इसका जो थ्योरी है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो हमने पहले पढ़ाया था पिछले साल, लेकिन इस बार नहीं पढ़ाया, लेकिन वो भी बहुत जल्द पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें, टेंशन ना लें। ठीक है, सब्जेक्टिव सबरा चीज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से पढ़ें। तो राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला जो मानव संगठन है, ये कथन किसका है? बताइएगा आप लोग फटाफट। 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा बर्गेस का। ठीक है, तो राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है, यानी कि राष्ट्र से वो क्या समझते हैं कि ये जो है एक जाति या फिर वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। ये कथन किसका दिया हुआ है? तो ये कथन बर्गेस का दिया हुआ है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, ये विभाजन ही कहलाता है। ये क्वेश्चन हमने आपको पहला चैप्टर में भी करवाया था, आप सबको पता ही होगा। भारतीय समाज विभाजन जो है कई आधारों पर हुआ है, जन्म जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, बहुत सारे आधारों पर हुआ है ना, सभी के आधार पर लगभग हुआ है।
तो आप लोग यहाँ पर बताइए ये विभाजन क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है? तो हमने आपको करवाया था बिल्कुल समुदाय। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी चैप्टर 1 को देखा उसका गलत नहीं होना चाहिए। तो भारतीय समाज का विभाजन जो है वो समुदाय के आधार पर हुआ है, ठीक है। ये विभाजन क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में बांटा है? बताइएगा, आर्थिक आधार पर जो समाज है वो कितने वर्गों में बांटा है? 4, 5, 3, 2। तो 21 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर है वो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। आर्थिक आधार पर जो समाज है वो 3 वर्गों में बांटा हुआ है। ये भी आपको पहला अध्याय में हम करा चुके हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो जनगणना है वो सबसे घटी? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। 2011 में जो जनगणना हुई है तो बताइए किस राज्य की जनसंख्या जो है वो घटी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 22 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य की जो जनसंख्या है वो उल्टा घटी है। तो 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? आप सबको ये पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कहां पर जनसंख्या सबसे अधिक। जनसंख्या अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो वो है उत्तर प्रदेश, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? तो 23 का बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर दिया है, बिहार। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है। 23 का राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है ना। यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र ये सब तो दिया नहीं है, यहाँ पर तो ये 4 ऑप्शन दिया है, तब आपको यहाँ पर राइट आंसर बिहार लगाना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 24, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिला वाला राज्य है? बताइएगा, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिला यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जहां पर महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है? शिक्षित के मतलब कि शिक्षित महिलाओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, मध्य, केरल, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश में? 24 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है केरल। ध्यान रखिएगा, केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है और वहां पर सबसे ज्यादा मतलब पुरुष भी है लेकिन महिलाएं भी सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी है भारत में, पूरे भारत में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केरला जो राज्य है वहां पर मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में शिक्षित महिलाएं हैं। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य? तो ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, बिहार है, ठीक है। तो भारत में सबसे कम अगर साक्षरता बोले तो आपको बिहार लगा देना। सबसे ज्यादा साक्षरता बोले चाहे महिला या पुरुष का, वो आपका केरल में ही है, ठीक है। लगभग 199 पता नहीं कितना प्रतिशत वहां पर साक्षरता दर है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। आप लोग एकदम बच्चा वाला प्रश्न है आपका, ठीक है। तो बताइए भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 20, 17, 10, 40? 26 का राइट आंसर बिल्कुल आपको आ जाएगा 17.5%। ध्यान रखिए, भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कुल 17 यानी कि मान लेते हैं विश्व की जनसंख्या टोटल 100% है, तो 100% में से 17.5% जो जनसंख्या है वो सिर्फ अकेले भारत की है। समझ रहे हैं, सिर्फ अकेले। यानी कि अगर मान लेते हैं दुनिया में 100 बच्चा को लेंगे तो 100 बच्चा में से जो 17 बच्चा आएगा वो कहां से आएगा? भारत से आएगा, जबकि 200 देश है। समझ रहे हैं, तो जनसंख्या बहुत ही ज्यादा आप सबको बताइए। तो 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, जनसांख्यिकी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? बहुत ही आसान है। जनसांख्यिकी जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? उर्दू, संस्कृत, ग्रीक या फिर फ्रेंच? बिल्कुल 27 का राइट आंसर आपका ग्रीक हो जाएगा, उर्दू संस्कृत नहीं होगा, ठीक है। तो जनसांख्यिकी जो शब्द है ये लिया गया है ग्रीक से, ठीक है। आपने सुना भी होगा, हमने आपको पढ़ाया भी था कि सबसे ज्यादा जो ये जो समाजशास्त्र जो शब्द है या फिर है ये किस भाषा से लिया गया है? तो वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आप सबको हमने अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसांख्यिकी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? फटाफट जवाब दीजिएगा। जनसंख्या अध्ययन जो है इनको हम क्या कहते हैं? वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सोशियोलॉजी की क्लास कर पाए। और जो भी अभी तक एप्लीकेशन को यानी कि ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर तनु क्लासेस लिखिए और ऐप को वहां से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो सारा चीज आपको वहां पर मिलेगा। कोर्स, क्विज, टेस्ट वगैरह वहीं पे मिलेगा, टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और आप जाइए यहाँ पर गूगल पे, वहाँ पे भी आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। सिंपली वहाँ पर भी तनु क्लासेस सर्च करना है, कहाँ पर? गूगल पर। तो गूगल, प्ले स्टोर दोनों जगह से आप देख सकते हैं। चलिए, लेकिन दोनों जगह आपको जाना है। 28 का क्या आपने आंसर दिया? जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। 28 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वो है मेगाग्राफी, ठीक है। ऑप्शन बी, जनसंख्या अध्ययन को हम लोग मेगाग्राफी कहते हैं। तो अगर कोई भी जनसंख्या अध्ययन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? मेगाग्राफी। क्या बोलेंगे? मेगाग्राफी, 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 ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, जनांकीकी जिसको हम लोग बोलते हैं जनसांख्यिकी, इसका जो जनक है किसे कहा जाता है? यानी कि जनांकीकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? मालियस को, गोडलाई को, जॉन ग्रांट को, एडम स्मिथ को? 29 का यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जॉन ग्रांट। ध्यान रखिएगा,
जनांकीकी यानी कि जनसांख्यिकी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो जॉन ग्रांटो को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा का स्थान है, बताइएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में अभी दूसरा स्थान है, अभी भी चाइना 1 नंबर पे है, लेकिन बहुत जल्द हम लोग जो है चाइना को भी पीछे कर देंगे इस मामले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनसंख्या भारत की बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में दूसरा स्थान अभी है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी चाइना का पहला स्थान पे है ना। और भूमि के हिसाब से अगर बात करें तो भूमि की दृष्टि से यानी कि जमीन के आधार पर हम लोगों का जो स्थान है वो 7वां नंबर पे है, ठीक है। चलिए, अभी वैसे जनसंख्या बहुत पहले जितना तेजी से बढ़ता था अब उतना नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर है, यानी कि जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस वक्त में जो भारत की साक्षरता था, भारत में जो साक्षरता दर था वो लगभग कितना था। 31 का राइट आंसर आपको कमेंट करना है, बिल्कुल 74%। ध्यान रखिएगा, 74% जो है साक्षरता दर मिला था जब 2011 में जनगणना हो रहा था भारत में। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, बताइए। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई, 1974, 76, 56 या फिर 82। 32 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 1976। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में पहली बार जो है 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है, बताइएगा। निम्न में से कौन है वो जिसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है, तो उसका जो नाम है वो है एडम स्मिथ। ध्यान रखिएगा, तो एडम स्मिथ का जो संबंध है वो जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला प्रश्न देखिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, बताइए ये कब की गई थी। भारत में जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 2021 में ये पूछा हुआ है। 34 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1952 में। ध्यान रखिएगा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1952 में की गई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जनांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को क्या कहा जाता है, जनांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है, बताइएगा वो क्या है, कौन सा परिप्रेक्ष्य है। तो 35 का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जो है मतलब कि जनांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन 36, जनसांख्यिकी अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है, बताइएगा। जनसांख्यिकी अध्ययन में निम्नलिखित में से किसे अध्ययन किया गया है, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, इनको भी सम्मिलित किया गया है जनसांख्यिकी के अध्ययन में। उसके बाद जनसंख्या की बनावट को भी वहां पर सम्मिलित किया गया है, जनसंख्या का वितरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो जनसांख्यिकी के अध्ययन में ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे क्वेश्चन 37, भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, आप सबको पता है, फटाफट जवाब देना है। भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो क्यों हो रही है, धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव है, या फिर अज्ञानता एवं अशिक्षा, या फिर उपयुक्त दोनों। बिल्कुल 37 का राइट आंसर उपयुक्त दोनों हो जाएगा। धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का भी प्रभाव आता है और साथ में अज्ञानता और अशिक्षा तो है ही, बहुत बड़ा रीजन है ये, ठीक है। तो ये तीनों राइट आंसर यानी कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण यही है, जनसंख्या जो बढ़ रही है तो प्रमुख कारण यही है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की जो मान्यता है वो क्या है, मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, यानी कि वो जो सिद्धांत दिया है वो क्या दिया है, तो वो सिद्धांत क्या दिया है कि मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है, बिल्कुल है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, बिल्कुल होता है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है, बिल्कुल होती है। तो 38 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जो है वो ये है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है, ये बात किसने कहा था कि मनुष्य को यह बात समझ लेना चाहिए कि वो अगर गरीब है तो वो खुद ही उसका कारण है, कोई दूसरे की वजह से गरीब नहीं है, वो खुद ही वो कारण है गरीबी का। ये बात किसने कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो 39 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो है माल्थस, ठीक है। तो माल्थस ने इस बात को कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो खुद ही उसका कारण है। गरीब क्यों है, तो क्योंकि वो गरीब है, ये तो है ही, लेकिन कोई अगर गरीब है तो वो खुद कारण है गरीबी का, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इस बात को कहने वाला कौन था, माल्थस। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या है, बताइए। 2001 की जब जनगणना हुई तो उस वक्त में भारत में अगर हम लोग प्रति 1000 लड़का को लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग 1000 लड़का को उठाते हैं
तो उस वक्त में कितनी स्त्रियां आती थी? 40 का आप करेक्ट आंसर कमेंट करना। बिल्कुल राइट से आपका 933। ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। तो 2001 में जब जनगणना हो रहा था तो उस वक्त में अगर 1000 लड़का आता था, है ना, तो उधर 933 लड़की आती थी। यानी कि 1000 लड़का अगर पैदा होता था तो उधर 933 लड़की पैदा होती थी, जन्म लेती थी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का जो रेशियो है वो भारत में कम है। तो 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 41। कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा कौन सी परिस्थिति है जो कि जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? शैक्षणिक स्तर, जीवन पद्धति, सामाजिक मूल्य या फिर आर्थिक विकास? तो 41 का बिल्कुल राइट आंसर शैक्षणिक स्तर ही है। यही एक सबसे बड़ा कारण है ना, तो यही एक परिस्थिति है शैक्षणिक स्तर वाला, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि उत्तरदायी है। तो अगर शिक्षा सभी में आ जाए तो जनसंख्या कहीं ना कहीं बहुत ही हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो शिक्षा को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? बताइएगा भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? घबराना नहीं है। होम साइंस की भी बहुत जल्द तैयारी होगी और सोशियोलॉजी का आपका सारा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल एकदम लीडर होकर आपको सामना करना है। डरना नहीं है यार, लड़ना है, ठीक है। डरने से कुछ नहीं होता, डरोगे तो मरोगे, लड़ोगे तो ही तो जीतोगे। तो बस सारा करवाएंगे, हम कंप्लीट वादा किए हैं, बस करवाएंगे। अब देखिए 3 महीना 4 महीना है ना, 100% करवाएंगे। वो भी बिहार बोर्ड, कोई अगर अदर बोर्ड से है तो उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, ठीक है। चलिए 42 का बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3000 वर्ष हो जाएगा। तो भारतीय समाज का जो इतिहास है वो लगभग 3000 वर्षों की अवधि का है। ऑप्शन आपका बी 42 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, इनमें से जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम है वो कौन नहीं है? आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। अगर जनसंख्या वृद्धि होता है तो निम्न परिणाम नहीं होता है: आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, या फिर ठंडे मौसम में सर्दी लगना, या फिर खाद्य समस्या। तो बताइए जनसंख्या वृद्धि से कौन सा प्रॉब्लम नहीं होता है? नहीं होता है पूछा गया, ठीक है। देखिए खाद्य समस्या तो होता है, खाना पीना का, रहने उन्हीं का भी समस्या होता है, रोजगार का भी समस्या होता है, लेकिन ठंडे मौसम में सर्दी लगना ये कहीं जनसंख्या की वजह से थोड़ी होता है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। जनसंख्या बढ़े या घटे, सर्दी में क्या दिक्कत है? ठंडी ज्यादा होगी, सर्दी ज्यादा होगी, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु समूह को दिया जाता है? बताइएगा बिहार में जो बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है वो किस आयु समूह को दिया जा रहा है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा 21 से लेकर के 35 वर्ष के लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के जो बीच में जो भी लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कहां पर? बिहार में। तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 45। निम्न में से कौन जाति अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? बताइएगा कौन ऐसा जाति है जो कि अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? 2020 का नॉलेज एग्जाम में पूछा हुआ है। 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुशवाहा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपको 45 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो कुशवाहा जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में पूछा हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? बताइएगा कौन सा एक वर्ण है? ब्राह्मण, यादव, त्यागी या फिर अग्रवाल? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि देखिए जाति भी एक ब्राह्मण जाति भी है और ब्राह्मण वर्ण भी है, ठीक है। तो अगर वर्ण की बात आए टोटल 4 वर्ण है, जैसे आप सबको पता है, एक ब्राह्मण है, एक छिद्र है, शूद्र है, एक आपका वैश्य है जो कि सबका सेवा करता है, और एक जो रक्षा वगैरह करता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र या कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 4 वर्ण है। वर्ण अलग चीज है, जाति अलग चीज है। ये चीज को जाति जैसे यादव हो गया, है ना, और राजपूत हो गया, ये सभी क्या हो गया? जाति। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो कौन सा एक वर्ण है पूछा गया, तो भाई ब्राह्मण जो है वो क्या है? वर्ण है। वैसे वो जाति भी है, ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हो जाएंगे 47। भारत में निम्न में कौन अनुसूचित जाति नहीं है? बताइए इन चारों में से अनुसूचित जाति में कौन नहीं आता? धोबी, रविदास, दुसाध या फिर बढ़ई? बिल्कुल धोबी हो गया, रविदास हो गया और दुसाध हो गया, ये सभी जो है आपका क्या है? अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति। लेकिन बढ़ई जो है वो आपका अनुसूचित जाति में नहीं आता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो 47 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन 48। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? फटाफट जवाब दीजिएगा। अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर भी कीजिए आपके सारे दोस्तों को। जो भी सोशियोलॉजी लिया है वीडियो खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी सोशियोलॉजी लिया है या भी नहीं भी लिया है, ताकि उसकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पे ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, खास करके सोशियोलॉजी, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट किए हैं तो सपोर्ट आप करेंगे तभी तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाएंगे। और प्लीज प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, वेबसाइट पे यानी कि गूगल पे जाके भी पढ़िए, और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेस्ट वगैरह जरूर लगाइए, वहाँ पर भी पीडीएफ वगैरह एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा चीज मिल रहा है, वो भी कीजिए, है ना। चलिए कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो 48 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा कुशवाहा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी डी लगाया है वो बिल्कुल सही है आपका। मैंने अभी कहा ना कि ब्राह्मण हो गया, एक क्षत्रिय हो गया, एक वैश्य हो गया, अभी हमने बताया क्षत्रिय, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और एक शूद्र, ये 4। अगर आपको पूछे वर्ण व्यवस्था के कितना प्रकार है तो टोटल 4 प्रकार है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, हिस्ट्री में हमने आपको पढ़ाया, और एक शूद्र।
लेकिन कुशवाहा ये सब जो है वो वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है, ये सब जाति जनजाति में आता है। ठीक है, जाति जनजाति अनुसूचित जाति उस तरह का वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इनमें से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है, बताइए निम्न में से कौन वर्ग की विशेषता यानी कि वर्ग के डेफिनेशन नहीं है। विशेषता मतलब खासियत। 49 नंबर का क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर होगा जन्म। जन्म जो है वो वर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी वर्ग चेतना, गतिशीलता, अर्जित परिस्थिति ये सभी जो है वर्ग की विशेषता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जाति है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक जाति है। आप वैश्य के बारे में जानते हैं ये क्या है, और राजपूत और शूद्र। तो शूद्र और वैश्य ये क्या है आप सबको पता ही है। 50 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है। तो वैश्य और शूद्र जो है वो आपका ब्राह्मण का एक प्रकार है। जैसे कि मैंने कहा ना कि टोटल 4 वर्ण व्यवस्था है, टोटल 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आपका हो जाएगा एक शूद्र। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया है कि शूद्र और वैश्य जो है मतलब कि कौन एक जाति है। तो भाई वैश्य और ये शूद्र जो है वो तो वर्ण व्यवस्था है। वैश्य और शूद्र क्या है, शूद्र क्या है वर्ण। मैंने आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि वर्ण व्यवस्था टोटल 4 प्रकार का होता है, जिसमें से वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ब्राह्मण हो गया और एक क्षत्रिय हो गया, ये सभी आता है। लेकिन जाति में जो है आपका राजपूत आता है, यादव आता है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जाति कौन है तो वो राजपूत है। बहुत लोग यहाँ पर डी में लगा देंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है। अब यहाँ पर अनुसूचित जाति नहीं है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। अगर है पूछा जाता तो पासवान भी अनुसूचित जाति में है। मांझी, जैसे जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री बना था बिहार का, आप सबको पता होगा। मांझी हो गया, रविदास हो गया, ये सभी क्या है आपका अनुसूचित जाति है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है, तो भाई कुर्मी जो है वो अनुसूचित जाति में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है, ब्राह्मण, यादव, त्यागी या फिर अग्रवाल। तो अभी हमने आपको कहा ना कि वर्ण जो है मतलब कि टोटल कितने प्रकार के होते हैं। 52 का मैंने आपको अभी आंसर दिया है कि 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के, तो उसमें से ब्राह्मण भी है, बाकी यादव, त्यागी, अग्रवाल ये सब जाति जनजाति अनुसूचित जाति में आता है। लेकिन ब्राह्मण जो है वो आपका वर्ण है और ये जाति में भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी अगर वर्ण के बारे में पूछा गया तो वो कौन है, ब्राह्मण है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ना कि भाई एक ब्राह्मण होता है, एक शूद्र होता है, एक क्षत्रिय होता है और एक आपका वैश्य होता है। तो ये 4 आपका वर्ण है, ध्यान दीजिएगा। वर्ण व्यवस्था में 4 आता है और ब्राह्मण जो है वो वर्ण भी है और जाति भी है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखना, ब्राह्मण दोनों चीज में आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 52 का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ए। ठीक, चलिए अब निम्न में से कौन जाति नहीं है, फिर से यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जो है, शूद्र जो है और कुशवाहा, रविदास, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण जो है एक जाति भी है और क्या है एक वर्ण भी है, दोनों चीज है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन जाति नहीं है। ठीक है, नहीं है के बारे में अगर पूछा जाए तो वर्ण में टोटल 4 प्रकार होता है, एक ब्राह्मण, एक शूद्र होता है और मैंने 2 के बारे में बताया, क्षत्रिय, और एक बताया हमने, हम भी बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 जो बताए, तो 4 में से एक का नाम था शूद्र। तो शूद्र जो है भाई वो क्या है, वो तो आपका वर्ण व्यवस्था में आता है ना। बाकी ब्राह्मण भी वर्ण व्यवस्था में आता है, लेकिन ब्राह्मण क्या है एक जाति भी है। ठीक है, इसलिए ब्राह्मण को यहाँ गलत नहीं कहेंगे, यहाँ पर किसको सही कहेंगे, शूद्र को। तो कौन जाति नहीं है, शूद्र जो है वो जाति नहीं है। बाकी ब्राह्मण, कुशवाहा, रविदास ये सभी जाति है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया 2020 में पूछा हुआ है। देखिए ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज होकर भागना नहीं है वीडियो छोड़ के, मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। बताइए, थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा शुरू से फिर से देख लीजिएगा, 5-6 क्वेश्चन पीछे होकर फिर से देख लीजिए। चलिए, एक वर्ग नहीं है तो भाई वर्ग के बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। प्रधानाचार्य हो गया, चिकित्सक हो गया, न्यायाधीश यानी कि जज वगैरह जो है। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, न्यायाधीश मतलब क्या हो जाएगा, जज। तो ये सभी किस में आता है, ये सभी वर्ग में आता है। लेकिन राजपूत तो एक जाति हो गया ना, तो राइट आंसर आपका राजपूत हो जाएगा, ये वर्ग नहीं है। बहुत ही आसान है ये प्रश्न आपका। अगला प्रश्न है कौन जनजाति नहीं है। भाई अब देखिए, जाति नहीं जनजाति पूछा जा रहा है, तो हम लोग जाति के बारे में तो जानते हैं कि जो आपका भील है, संथाल है, खासी है, ये सभी जाति है। लेकिन जनजाति के बारे में पूछा गया तो वो चौपाल हो जाएगा। तो चौपाल क्या है, वो जनजाति है। ये भी आपका 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 55 प्रश्नों को किया। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा तो 1-2 बार फिर से वीडियो को देख लीजिए या फिर जो स्क्रीनशॉट लिए हैं उनको देख लीजिए। ठीक है, और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जंप करके शेयर भी करेंगे, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी यहाँ से अच्छे से तैयारी कर पाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्लीज आप लोग जो है वेबसाइट पे भी जाके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेस्ट वगैरह दीजिए आप लोग प्ले स्टोर पे। ऐप में जाकर के डाउनलोड करने का सिंपल तरीका है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, तनु क्लासेस सर्च करना है और बस ऐप को डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने कितना आंसर का जवाब दिया वो भी बता देंगे। थैंक यू।